चलिए, तो आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्या पूछा जा रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने। पूछा जा रहा है आपसे कि गोसुंडी शिलालेख निम्न में से किस लिपि में लिखा गया था। गोसुंडी जो शिलालेख है वो निम्न में से किस लिपि में लिखा गया। ऑप्शन है आपके सामने आर्मेनियम, भाब्रू, देवनागरी या फिर ब्राह्मी लिपि। बताइए, हाँ बताइए, गोसुंडी शिलालेख निम्न में से किस लिपि में लिखा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है गोसुंडी शिलालेख। बताइएगा इस गोसुंडी शिलालेख के बारे में। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो गोसुंडी शिलालेख है ये वर्तमान में कहाँ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, उदयपुर संग्रहालय में। गोसुंडी जो शिलालेख है ये वर्तमान में कहाँ पर है, याद रखिएगा, उदयपुर संग्रहालय में। दूसरी बात यह है कि ये गोसुंडी शिलालेख प्राप्त कहाँ से हुआ था, तो याद रखिएगा गोसुंडी नामक स्थान से। और ये जो गोसुंडी है ये कहाँ पर है, तो याद रखिएगा चित्तौड़गढ़। दो क्वेश्चन हो गए। एक तो ये हो गया कि वर्तमान में ये गोसुंडी शिलालेख कहाँ पर है, तो याद रखिएगा उदयपुर संग्रहालय में। ये हमें प्राप्त कहाँ से हुआ था, तो याद रखिएगा गोसुंडी नामक स्थान जो कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में। और दूसरी बात, ये जो गोसुंडी शिलालेख है ये कौन सी भाषा में लिखा हुआ है, तो याद रखिएगा संस्कृत भाषा में। पूछा जाए ये कौन सी लिपि में है, तो याद रखिएगा ब्राह्मी लिपि। ये कौन सी लिपि में है, तो याद रखिएगा ब्राह्मी लिपि। और अगला क्वेश्चन होता है कि गोसुंडी शिलालेख को पढ़ किसके द्वारा पढ़ा गया, याद रखिएगा डॉक्टर भंडारकर। डॉक्टर भंडारकर द्वारा इस गोसुंडी शिलालेख को पढ़ा गया है, याद रखिए। यहां पर आपको पूछा गया कि गोसुंडी शिलालेख निम्न में से किस लिपि में लिखा गया है, याद रखिएगा ब्राह्मी लिपि। और ये जो ब्राह्मी लिपि है ये लिखी जाती है आपके बाईं से दाईं ओर, याद रखिएगा कौन सी, ब्राह्मी लिपि। तो गोसुंडी शिलालेख वर्तमान के अंदर उदयपुर संग्रहालय में है। ये प्राप्त हुआ है गोसुंडी चित्तौड़गढ़ से, याद रखिएगा। ये कौन सी भाषा में है, संस्कृत भाषा के अंदर। कौन सी लिपि में है, तो याद रखिएगा ब्राह्मी लिपि में। और इसको पढ़ने का प्रयास किसने किया था, याद रखिएगा डॉक्टर भंडारकर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक आप कमेंट करके बताइएगा कि राजस्थान में घोसुंडा बांध कहां पर है। ये एक और अच्छा सा क्वेश्चन बनता है आपके सामने, घोसुंडा बांध कहां पर है, बताइए। हाँ बिल्कुल, शाबाश। हाँ ये बताइए घोसुंडा बांध कहां पर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, प्राचीन राजस्थान में जांगल प्रदेश का भाग कौन सा था। प्राचीन राजस्थान में जांगल प्रदेश का भाग कौन सा था, बताइएगा। बीकानेर, बांसवाड़ा, धौलपुर या फिर अलवर। बताइए कौन सा था, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। जांगल प्रदेश। देखिएगा जांगल प्रदेश की आप बात करते हैं तो याद रखिएगा जांगल प्रदेश जो है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जांगल प्रदेश का विस्तृत भाग कितने वर्तमान जिलों में, तो याद रखिएगा दो, एक बीकानेर है और दूसरा जोधपुर। याद रखिएगा जांगल प्रदेश की राजधानी क्या है, तो याद रखिएगा आई छत्रपुर। और आई छत्रपुर याद रखिएगा वर्तमान में है नागौर, यानी नागौर का प्राचीन नाम क्या है, आई छत्रपुर। इसके अलावा याद रखिएगा कि ये जांगल प्रदेश किसका प्राचीन नाम है, तो और इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा वह है बीकानेर का। बीकानेर का प्राचीन नाम क्या है, याद रखिएगा जांगल प्रदेश। इसीलिए आप पढ़ते हैं कि बीकानेर में जो वंश है राठौड़, बीकानेर में जो राठौड़ वंश है इनके जो शासक हैं वो कहलाते हैं जांगलधर बादशाह। क्या कहलाते हैं, जांगलधर बादशाह। आप में से कमेंट करके कौन बताएगा कि बीकानेर का वह पहला शासक जिसने जांगलधर बादशाह की उपाधि धारण की। जांगलधर बादशाह की उपाधि धारण करने वाला बीकानेर का पहला शासक कौन है, बताइएगा।
तो यहाँ पर जांगल प्रदेश का भाग कौन सा है, याद रखिएगा बीकानेर। यहाँ पर यदि दो दो ऑप्शन जिलों में, यदि ऑप्शन में दो दो जिले होते तो फिर बीकानेर और जोधपुर होता, याद रखना, ठीक है। हाँ ठीक है, हाँ बिल्कुल, आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और उसमें यदि राजस्थान जीके है तो ये क्लास आपके लिए बहुत यूजफुल है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला है आपके सामने जो कि अभी सीईटी के पेपर में पूछा गया था कि चावंड महाराणा प्रताप की कितने वर्षों तक राजधानी रही। चावंड जो है ये महाराणा प्रताप की कितने वर्षों तक राजधानी रही, ये पूछा जा रहा है। अब देखिए ऐसे यूनिक से क्वेश्चन आपको सन से ही पढ़ने होते हैं, जैसे महाराणा प्रताप। अब महाराणा प्रताप को आप पढ़ते हैं और वापस जब रिवीजन करते हैं तो रिवीजन के समय आप इनको इस प्रकार से बांट सकते हैं। लीजिए बस 1540 के अंदर याद रखिएगा महाराणा प्रताप का जन्म है। 1572 के अंदर याद रखिएगा इनका राज्य अभिषेक है। 1576 के अंदर इनके द्वारा हल्दीघाटी युद्ध लड़ा गया है। 1582 के अंदर इनके द्वारा दिवेर का युद्ध लड़ा गया। 1585 में याद रखिएगा इन्होंने राजधानी परिवर्तन की थी और राजधानी बनाया था चावंड को, और 1597 के अंदर इनकी क्या हो गई, मृत्यु। जब इस प्रकार वर्षों से क्वेश्चन आता है तो आपके सामने बस यहीं से क्वेश्चन बनता है। देखिए आज तक कितने प्रकार के क्वेश्चन बने हैं, तो एक तो क्वेश्चन जो कि बिल्कुल पहली बार पूछा गया सीईटी के पेपर में आपके सामने है कि चावंड महाराणा प्रताप की कितने वर्षों तक राजधानी रही। तो देखिए चावंड राजधानी बनी थी महाराणा प्रताप द्वारा 1585 में और महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई 1597 में, यानी कि आपके सामने ये रहा कि महाराणा प्रताप की राजधानी कितने वर्षों तक रही, 12 वर्षों तक। तो इसका राइट आंसर तो 12 वर्ष। लेकिन इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया कि महाराणा प्रताप की मृत्यु कितनी आयु में हुई थी, तो 1540 में जन्म है और 1597 के अंदर इनकी मृत्यु है, यानी कि 57 वर्ष की आयु में इसकी क्या हो गई थी, मृत्यु। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया। दूसरी बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा कि महाराणा प्रताप कितनी आयु में मेवाड़ की गद्दी पर बैठे थे। तो देखिए 40 में जन्म है और 72 में राज्य अभिषेक है। आप कहेंगे महाराणा प्रताप की आयु जब 32 वर्ष की हुई थी तब ये मेवाड़ की गद्दी पर बैठे थे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके सामने सी इज करेक्ट आंसर, 12 वर्ष। बाकी क्वेश्चन पूछने का तरीका कोई सा भी हो सकता है कि महाराणा प्रताप ने कितनी आयु में हल्दीघाटी लड़ा था, तो 1540 में जन्म है और 76 में क्या लड़ा है, हल्दीघाटी, यानी 36 वर्ष की आयु में इनके द्वारा क्या लड़ा गया, हल्दीघाटी। पूछने का तरीका यह भी हो सकता है कि महाराणा प्रताप मेवाड़ की गद्दी पर बैठने के बाद कितने वर्षों के बाद में हल्दीघाटी, तो देखिए 72 में गद्दी पर बैठे और 76 में क्या हुआ, हल्दीघाटी, 4 वर्षों के बाद में। तो मतलब यह है कि क्वेश्चन पूछने का तरीका कैसा भी हो सकता है। अच्छा, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हल्दीघाटी युद्ध के बाद कितने वर्षों में, यानी हल्दीघाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप द्वारा कितने वर्षों के बाद में दिवेर का युद्ध लड़ा गया। तो कैसे भी बन सकता है क्वेश्चन, ठीक है, 6 वर्षों के बाद में। तो इस प्रकार से भी बन सकता है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला और शानदार क्वेश्चन आपके सामने कि राजस्थान के जो प्रसिद्ध लेखक हैं दयालदास को संरक्षण देने वाले शासक कौन थे। राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक दयालदास को संरक्षण देने वाले शासक कौन थे, महाराजा जसवंत सिंह, महाराजा रतन सिंह, राव अनूप सिंह या फिर राव कर्ण सिंह। बताइए राजस्थान के जो प्रसिद्ध लेखक हैं दयालदास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा कौन है, दयालदास। और दयालदास की रचना है दयालदास रिख्यात, और दयालदास रिख्यात के अंदर ही हमें जानकारी मिलती है क्या कि पश्चिमी क्षेत्र में प्राचीन समय में बनाए जाने वाला प्रसिद्ध व्यंजन कौन सा है, याद रखिएगा लापसी। ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसकी जानकारी भी हमें किस में मिलती है, याद रखिएगा दयालदास रिख्यात में, ठीक है। और दयालदास को संरक्षण देने का कार्य या फिर ये किसके दरबार में हुआ करते थे, तो याद रखिएगा महाराजा रतन सिंह, जो कि आपके कहाँ के राजा हैं, ये बीकानेर के राठौड़ वंश के शासक हैं, ये बीकानेर के शासक हैं, याद रखिएगा।
और इस दयालदास ख्यात के अंदर याद रखिएगा बीकानेर के शासकों की ही जानकारी मिलती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है। हम्म, ठीक है। हम्म, हाँ, पहले लापसी खाते थे। अब आइए ये मिठाइयाँ दो, काजू कतली, गुलाब जामुन। अब आइए पहले लापसी, लापसी दाल बस। हम्म, चलें आगे। क्लियर। चलिए शाबाश। हम्म, बिल्कुल न्यूज ज्योग्राफी शुरू करेंगे, लेकिन डाटा आ जाए एक बार फिर शुरू करेंगे। अभी तो आप भी बताओ कहाँ से शुरू करें, बताओ। हाँ, हमने भी बहुत टाइम तक ज्योग्राफी पढ़ा रखी है, लेकिन नवीनतम डाटा तो नवीनतम है, वो तो अब राजस्व मंडल जब जारी करेगा तभी मैं आपको पढ़ा पाऊंगा। ठीक है। वरना ऐसी कोई जानकारी जो अधूरी हो जाए तो फिर मतलब नहीं है। जैसे आप देख ही रहे हैं, एक बहुत बड़ा विवाद सा चल रहा है कि राजस्थान के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बनाते हैं। कुछ बता रहे हैं 5, लेकिन जो फलोदी और मतलब पोखरण के कुछ गांव जो कि फलोदी जिले में आने लग गए हैं अब, वहाँ के जो पटवारी वगैरह हैं वो ये बता रहे हैं कि फलोदी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहा है। तो वो एक मतलब कन्फर्म नहीं है। तो कन्फर्म नहीं है तो हम फिर बताएं कैसे, बताओ। सरकार जब जारी करेगा तब जरूर शुरू करेंगे, और बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत यूनिक तरीके से। ठीक है। हाँ, तब तक आप ये दोनों सब्जेक्ट क्लियर कर लीजिए। हिस्ट्री तब तक क्लियर कर लीजिए, कला संस्कृति तब तक क्लियर कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि इन सब्जेक्टों का भी आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्व है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सवाई जयसिंह को राज राजेश्वर की उपाधि से विभूषित किया है, बताइए। सवाई जयसिंह, या इनका नाम है जयसिंह सेकंड। सवाई जयसिंह या फिर इनका नाम क्या है, जयसिंह सेकंड। सवाई जयसिंह या जयसिंह सेकंड को दो उपाधि मिली है। कितनी उपाधि मिली है? दो उपाधि मिली है। कौन कौन सी दो उपाधि मिली है, देखिए। एक तो उपाधि है इनको सवाई की, और एक उपाधि है राज राजेश्वर की। दो उपाधि मिली है किसे? सवाई जयसिंह या फिर जयसिंह सेकंड। सवाई की उपाधि सवाई जयसिंह को देने वाले कौन थे, याद रखिएगा, औरंगजेब। जबकि सवाई जयसिंह को राज राजेश्वर की उपाधि देने वाले कौन थे, याद रखिएगा, मोहम्मद शाह रंगीला। दोनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है एग्जाम के लिए, याद रखिएगा। हाँ, सवाई जयसिंह या जयसिंह सेकंड, याद रखिएगा, दो उपाधि है। एक तो सवाई की उपाधि है औरंगजेब द्वारा, और एक राज राजेश्वर की उपाधि है मोहम्मद सारंगीला द्वारा, याद रखिएगा। सवाई जयसिंह वही व्यक्ति हैं जिनके द्वारा 18 नवंबर 1727 में जयपुर नगर बसाया गया था। जयपुर नगर की स्थापना की गई, याद रखिएगा। ठीक है। हाँ, हाँ, 8 बजे था, अब टाइमिंग जो है वो 7 बजे ही रहने वाला है। ठीक है। हाँ, हम चाहते हैं आप थोड़ा सा जल्दी उठें और तैयारी पर फोकस करें। आइए, यहाँ कुछ युद्धों की सूची दी गई है जो मध्यकालीन राजस्थान में लड़े गए थे। जैसे तराइन का प्रथम युद्ध है, खानवा का युद्ध है, गिरी सुमेल का युद्ध है, और भटवाड़ा का युद्ध है। इनको काल क्रम के अनुसार बताइए। बताइए, देखते हैं इनमें से आप में से इसका आंसर कौन देता है। फटाफट दीजिए और बताइए इन युद्धों का सही क्रम क्या है, बताइएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। और इस प्रकार के क्वेश्चन आप देखते हैं कि एग्जामिनर अब आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। तो बताइए। हम्म, हम्म,
हाँ, देखिए, एक दे रखा है तराइन का प्रथम युद्ध, और तराइन का जो प्रथम युद्ध है ये लड़ा गया है 1191 में। आप सब जानते हैं पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी, जिसके अंदर विजय हुई थी पृथ्वीराज की। दूसरा कौन सा दे रखा है? खानवा, खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? तो आप कहेंगे 1527। अगला कौन सा है? घिरी सुमेल, और घिरी सुमेल का जो युद्ध है ये लड़ा गया आपके 1544 में। फिर है भटवाड़ा का युद्ध, और भटवाड़ा का युद्ध लड़ा गया है 1761 ईस्वी। ये आपके सामने है। अब इनमें से यदि आप नवीनतम जिलों के अकॉर्डिंग बात करेंगे कि सर इसको नवीनतम जिलों के अकॉर्डिंग पढ़ाइए, तो इन चारों में से बस मैं ये कर सकता हूं कि ये जो गिरी सुमेल है, ये गिरी सुमेल जो स्थान है ये जेतारण तहसील में आता है, और जेतारण अब ब्यावर जिले का भाग है। और तो सेम ही है सारा कुछ, ठीक है। बस अब आपको इनको क्रम के अनुसार जमा दीजिए। सबसे पहले कौन सा? आप कहेंगे सर तराइन हुआ, ठीक है। उसके बाद में कौन सा हुआ? खानवा हुआ 2 नंबर। फिर उसके बाद में कौन सा है? गिरी सुमेल। उसके बाद में भटवाड़ा। तो ये तो क्रम सही दे रखा है, ठीक है। 1 2 3 4 स्वयं क्रम सही है। ऑप्शन नंबर है बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने नेक्स्ट। पूछा जा रहा है, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल कहा है किसे? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल बताया है किसे? बताइए ना। गिरी सुमेल 1544 में, 1437 1437 में जो हुआ है वो तो है सारंगपुर का युद्ध। कौन सा है? सारंगपुर का युद्ध, याद रखिएगा, ठीक है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल किसे कहा है? बताइए। मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल बताइए। याद रखिएगा, मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल जिसे कहा जाता है वो है आपके रावल जेतर सिंह। कौन है? याद रखिएगा, रावल जेतर सिंह। और रावल जेतर सिंह वे व्यक्ति है जिन्होंने दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश को पराजित किया है। याद रखिएगा। और इल्तुतमिश को पराजित किया कौन से युद्ध में? याद रखिएगा, भूताला युद्ध में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात। और ये किसने कहा है? तो डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। एक पुस्तक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रही थी सीटी के एग्जामों के अंदर, बार बार एग्जाम में पूछी जा रही थी। डॉक्टर दशरथ शर्मा द्वारा एक पुस्तक है जिसका नाम है द अर्ली चौहान डायनेस्टीज। द अर्ली चौहान डायनेस्टीज। और आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकती है। पूछा जा सकता है द अर्ली चौहान डायनेस्टीज निम्न में से किसके द्वारा रचित है? याद रखिएगा, डॉक्टर दशरथ शर्मा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल सही है। इल्तुतमिश और जेतर सिंह के मध्य लड़ा गया था भूताला का युद्ध, और इल्तुतमिश की जब सेना भाग रही थी तब नागदा लूट लिया गया था, इसीलिए राहुल जेतर सिंह ने चित्तौड़ को अपनी राजधानी के रूप में विकसित किया था। तो चित्तौड़ को मेवाड़ की पहली राजधानी बनाने वाला भी राजा कौन है? याद रखिएगा, रावल जेतर सिंह, ठीक है। अच्छा हाँ सर हैंडरिटन नोट्स कब आए? देखो हैंडरिटन नोट्स आने में थोड़ा टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि अब सारे नोट्स वापस हैंडरिटन लिखने पड़ेंगे। भाई टाइप किए हुए होते तो बस थोड़ा सा एडिट करना पड़ता, लेकिन हैंडरिटन है तो पूरे ही नए और बहुत शानदार तरीके से लिख रहे हैं। काम चल रहा है। बहुत ही जल्दी आपको सबसे पहले राजस्थान कला संस्कृति की बुक, उसके बाद में इतिहास, और फिर आपको जियोग्राफी बुक आ जाएगी। और इसके अलावा जो हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, और ये जो हमारी बुक है आपके पीआरपी की, जो ऑब्जेक्ट वाइज राजस्थान जीके की, ये आपके सामने बिल्कुल नवीनतम डाटा के तहत आने ही वाली है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है आपके सामने। 1857 विद्रोह के समय जोधपुर के जो महाराजा है तख्त सिंह ने किसके नेतृत्व में सेना अजमेर भेजी थी? देखिएगा, जो मारवाड़ के राजा हैं, मारवाड़ के जो शासक हैं, बात चल रही है 1857 की। तो मारवाड़ के जो शासक थे 1857 में, उनका नाम है महाराजा तख्त सिंह। देखिएगा, महाराजा तख्त सिंह से दो प्रकार की बातें आती है। कौन कौन सी? एक तो ये पूछी जाती है कि 1857 के समय महाराजा तख्त सिंह द्वारा अजमेर सेना भेजी गई थी, और एक आपको पता हो तो महाराजा तख्त सिंह द्वारा जोधपुर लीजियन टुकड़ी को समाप्त करने के लिए सेना भेजी गई को समाप्त करने के लिए सेना। तो दो सेना भेजी थी इन्होंने। याद रखिएगा, अजमेर जो भेजी वो भेजी थी अपने सेनापति कुशलराज सिंघवी के निर्देशन में, और जोधपुर लीजियन टुकड़ी को समाप्त करने के लिए जो सेना भेजी थी वो महाराजा तख्त सिंह द्वारा अपने किलेदार ओनार सिंह को भेजा गया था। याद रखिएगा, तो ओनार सिंह को तो कहां भेजा गया था? जोधपुर लीजियन टुकड़ी को समाप्त करने के लिए। और आप सब जानते हैं कि ये जो जोधपुर लीजियन टुकड़ी है, ये आपके इसका मुख्यालय है एरिनपुरा। याद रखिएगा। और कुशलराज सिंघवी को कहां भेजा गया था? अजमेर। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि मारवाड़ के जो महाराजा हैं, महाराजा तख्त सिंह, उनके द्वारा कुशलराज सिंघवी को कहां भेजा गया था और ओनार सिंह को कहां भेजा गया था। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। हाँ, चलिए, ये दोनों क्लियर है फैक्ट? चलिए आगे चलें। अगला देखिए, अगला है उदयपुर में देश हितैषणी सभा का गठन किसने किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। बताइए, इसका आंसर देखते हैं आप में से कौन बताता है। बहुत ही शानदार और सबसे यूनिक क्वेश्चन है ये, सबसे यूनिक क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन एक बार नहीं, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। बताइए, देश हितैषणी सभा, देश हितैषणी सभा का गठन हाँ, चलिए बहुत बढ़िया। फिर तो इतनी मेहनत करेंगे तभी तो आप जिस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं वो उसका परिणाम आपके पक्ष में आएगा। चलिए, शाबाश। और बहुत यूनिक क्वेश्चन है ये, काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। देश हितैषणी सभा, याद रखिएगा, इसकी जो स्थापना है वो कब की गई? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसकी जो स्थापना है वो की गई आपके 2 जुलाई 1877 के अंदर। स्थापना कहां की गई? याद रखिएगा, उदयपुर में। किसके द्वारा, किसकी अध्यक्षता में? तो याद रखिएगा, महाराणा सज्जन सिंह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसके समय? महाराणा सज्जन सिंह। और महाराणा सज्जन सिंह की यदि आप बात करेंगे तो इनका टाइमिंग है 74 से लेकर 84। महाराणा सज्जन सिंह, याद रखिएगा, महाराणा सज्जन सिंह के एक दरबारी हैं जिनका नाम है आपके श्यामल दास। इनके एक दरबारी हैं जिनका नाम क्या है? श्यामल दास। श्यामल दास द्वारा एक रचना की गई है जिसका नाम है वीर विनोद। याद रखिएगा। और इसके अलावा और विशेष बात याद रखिएगा कि महाराणा सज्जन सिंह द्वारा अपने दरबारी श्यामल दास को एक उपाधि दी गई है जिसका नाम है कविराज, कविराज श्यामल दास धदिवाड़िया। ये भी एक इंपॉर्टेंट है दरबारी वाली बात भी। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहां पर ऑप्शन हो जाएगा आपके सामने, बी इज करेक्ट आंसर, महाराणा सज्जन सिंह, देश हितैषणी सभा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए
अगला क्वेश्चन लीजिए। अगला क्वेश्चन है, खाली जगह नरसार को राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। ऐसा कौन सा नरसार है जिसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है? अब ये क्वेश्चन आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग करके बताना है। शिकर है, निमोचना है, या फिर डीडवाना है। याद रखिए, इनमें से जिस नरसार को राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया है वो है आपके निमोचना हत्याकांड। अब यदि निमोचना हत्याकांड की हम बात करें तो याद रखिएगा ये कब हुआ था, तो 14 मई 1925। ये जो निमोचना हत्याकांड है आप सब जानते होंगे कि जनरल, जिसका नाम है जनरल छज्जू सिंह, पुलिस अधिकारी छज्जू सिंह द्वारा गोलियां चलाई गई, जिन्हें राजस्थान का जनरल डायर कहा गया, जिसे राजस्थान का जनरल डायर कहा गया। इस निमोचना हत्याकांड में सैकड़ों की संख्या में लोगों की मृत्यु हुई थी। इसीलिए इस घटना की तुलना की जाती है जलियांवाला बाग हत्याकांड से, और गांधी जी ने इसकी तुलना की थी, याद रखिएगा, दोहरी डायर साई से। इसको निमोचना हत्याकांड नाम दिया था, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रामनारायण चौधरी ने। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन में है उसके अकॉर्डिंग भी है। बाकी आपको बता दूं कि राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड जिस घटना को कहा जाता है वह है मानगढ़ पहाड़ी का हत्याकांड। कौन सा? मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड। और ये जो मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड है ये हुआ है आपके 17 नवंबर 1913 के अंदर। मानगढ़ पहाड़ी कहां पर है? याद रखिएगा, बांसवाड़ा, जहां पर 1500 भील शहीद हुए थे। तो वैसे तो ये घटना कहलाती है राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए एग्जाम ने इसका राइट आंसर क्या माना था? निमोचना। याद रखिएगा, ठीक है। 17 नवंबर बिल्कुल 1913 मानगढ़ पहाड़ी का हत्याकांड, निमोचना हत्याकांड 14 मई 1925। चलिए चलिए आगे। चलिए नेक्स्ट, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस प्रजामंडल आंदोलन के तहत कृष्ण दिवस मनाया गया? बताइए, कृष्ण दिवस। हाँ, बताइए, बताइएगा। चले, शाबाश, बिल्कुल। किस प्रजामंडल आंदोलन के तहत कृष्ण दिवस मनाया गया? जयपुर प्रजामंडल आंदोलन। तो याद रखिएगा, जयपुर प्रजामंडल आंदोलन के तहत तो मोती दिवस मनाया गया। मोती दिवस क्यों मनाया गया? तो याद रखिएगा, मोतीलाल तेजावत, जिन्हें आदिवासियों का मसीहा या बाबूजी बोलते हैं, आप सब जानते होंगे, एक ही आंदोलन के तहत जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया था तब उनको रिहा करवाने के लिए जयपुर रियासत में एक दिवस मनाया गया जिसका नाम है मोती दिवस। याद रखिएगा। मारवाड़ या जोधपुर प्रजामंडल की हम बात करते हैं तो याद रखिएगा यहां पर दो दिवस मनाए गए थे। एक तो मनाया गया था शिक्षा दिवस, और एक मनाया गया था कृष्णा दिवस। याद रखिएगा, ये दोनों ही जो दिवस हैं ये 1936 के अंदर मनाए गए थे। शिक्षा दिवस तो इसीलिए मनाया गया क्योंकि मारवाड़ यानी कि जोधपुर रियासत के अंदर स्कूल की जो फीस थी उसमें बढ़ोतरी कर दी गई, और कृष्णा दिवस इसीलिए मनाया गया था क्योंकि मारवाड़ यानी कि जोधपुर में एक महिला थी कृष्णा, जिसका अपहरण कर लिया गया था। उसको न्याय दिलाने के लिए जहां जहां पर मारवाड़ के लोग थे उन्होंने इस दिवस को मनाया, और खासकर ये जो कृष्णा दिवस है ये मनाया गया है आपके बॉम्बे में। याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, तो मारवाड़ प्रजामंडल के तहत ये दिवस मनाया गया। इसके अलावा भी याद रखिएगा, जैसे जवाहर दिवस जो है वो किस रियासत में या किस प्रजामंडल के तहत मनाया गया? याद रखिएगा, जैसलमेर प्रजामंडल। क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू बीमार हो गए थे और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए जैसलमेर रियासत में जवाहर दिवस मनाया गया था। याद रखिएगा, इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जैसलमेर रियासत को आठवां आश्चर्य कहा था। एक और याद रखिएगा, एक दिवस बीकानेर के अंदर मनाया गया था,
और वो है आपके, याद रखिएगा, बीरबल दिवस। ये भी क्वेश्चन आ रखा है, ये तो आपके पटवार के अंदर आया था बीरबल दिवस वाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हाँ। अगला लीजिए, अगला है रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? रियासती विभाग, देखिए रियासती विभाग की जो स्थापना है वो कब की गई? तो नो डाउट 5 जुलाई 1947। लेकिन इसके अलावा भी और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि रियासती विभाग के सचिव कौन थे? बताइएगा, रियासती विभाग के सचिव कौन थे? और बाकी रियासती विभाग के अध्यक्ष जो थे वो तो स्वयं सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत के लौह पुरुष। सचिव कौन थे बताइए? ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। रियासती विभाग के सचिव तो याद रखिएगा नाम है वीपी मेनन। कौन थे? याद रखिएगा वीपी मेनन, इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहां पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो है आपके सामने ए इज करेक्ट आंसर, 5 जुलाई 1947। लीजिए अगला, अगला है कि भारत में एकमात्र ठाकुर केसरी सिंह बारट ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत माता की दास्तां की श्रृंखला को काटने के लिए अपने समस्त परिवार को स्वतंत्रता के युद्ध में झोंक दिया था। यह कथन किसने है? ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा था कि केसरी सिंह बारट एक ऐसे ठाकुर हैं जिन्होंने भारत माता की दास्तां की श्रृंखला को काटने के लिए अपने समस्त परिवार को स्वतंत्रता के इस युद्ध में झोंक दिया था? और आप सब जानते भी हैं कि केसरी सिंह बारट और इनके जो भाई थे जोरावर सिंह बारट और इनके जो पुत्र थे, याद रखिएगा, प्रताप सिंह बारट। ये तीनों ही नाम बड़े प्रसिद्ध हुए हैं इतिहास में, केसरी सिंह बारट, उनके भाई जोरावर सिंह बारट और उनके पुत्र प्रताप सिंह बारट। ये वे बारट फैमिली है जिन्होंने भारत माता की दास्तां की श्रृंखला को काटने के लिए अपने समस्त परिवार को स्वतंत्रता आंदोलन के तहत न्योछावर कर दिया था। बारट परिवार कहां से? याद रखिएगा, शाहपुरा जिला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये कथन किसका है? याद रखिएगा, रास बिहारी बोस का। यहां पर सी ऑप्शन रास बिहारी घोष आता तो ये क्वेश्चन और शानदार हो जाता, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो है रास बिहारी बोस, याद रखिएगा। और रास बिहारी बोस आप सभी जानते होंगे, इन्होंने एक लॉर्ड हॉर्डिंग्स पर, यानी कि जो आपके दिल्ली दरबार आयोजित हुआ था ना 1911 में, वहां पर एक बम फेंकने की योजना बनाई थी। और बम फेंकने में कौन थे? तो याद रखिएगा, जोरावर सिंह बारट। और जोरावर सिंह बारट आप सब जानते हैं जिन्हें राजस्थान का चंद्रशेखर कहा जाता है, जिन्होंने अपना नाम भी बदल लिया था, अमरदास वैरागी के रूप में अपना अंतिम समय वागड़, मेवाड़ और मालवा क्षेत्र में व्यतीत किया था, जो कभी अंग्रेजों के हाथ नहीं आए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगला, अगला है बेराट जयपुर के पास। बता दूं, वर्तमान के अंदर ये जो बेराट है, वर्तमान में ये जो बेराट है कहां पर है? तो याद रखिएगा, कोटपुतली, बहरोड जिला। ठीक है, कोटपुतली, बहरोड जिला। भीमजी की डूंगरी के तल पर 2 शिलालेख, बेराट शिलालेख और लघु शिलालेख की खोज की गई, निम्न में से इनका संबंध किससे है? यह आपसे पूछा जा रहा है। चालुक्य, मुगल, अशोक या फिर राठौड़? आप सब जानते हैं कि बेराट से हमें जो शिलालेख मिले हैं, चाहे वो बेराट शिलालेख हो, चाहे आपके लघु यानी कि भाबरू शिलालेख हो, इनका संबंध जिस वंश से रहा है, अगर ऑप्शन में मौर्य वंश होता तो फिर हम मौर्य वंश करते, और मौर्य वंश के राजा हैं कौन? तो सम्राट अशोक। तो याद रखिएगा, उन शिलालेखों का संबंध जिनसे है वो है आपके सम्राट अशोक, याद रखिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बिज्जक की पहाड़ी से खोजा गया है, याद रखिएगा, कौन सा? बिज्जक की पहाड़ी से खोजा गया था भाबरू शिलालेख, जबकि भीम डूंगरी से खोजा गया है बेराट शिलालेख, याद रखिएगा। ठीक है, तो इनका संबंध किससे रहा है? अशोक यानी कि मौर्य वंश से। ठीक है,
अगला, राजस्थान के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसे प्राचीन काल में योध्य प्रदेश कहा जाता है? योध्य प्रदेश। देखिए, योध्य प्रदेश की यदि मैं वर्तमान के संदर्भ में बात करूं तो वर्तमान में इस योध्य प्रदेश में 3 जिले आते हैं। 3 जिले कौन कौन से आते हैं तो देखिएगा, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर और याद रखिएगा अनूपगढ़। तो योध्य प्रदेश के अंदर वर्तमान में कितने जिले आते हैं? 3 जिले आते हैं आपके सामने, हनुमानगढ़, गंगानगर और अनूपगढ़। योध्य प्रदेश याद रखिएगा, इसका अब वर्तमान में नाम है गग्गर बेसिन। अब वर्तमान में नाम क्या हो गया है? याद रखिएगा, गग्गर बेसिन। योध्य प्रदेश याद रखिएगा, यहां पर योध्य जाति निवास किया करती थी। योध्य जाति याद रखिएगा, इसी योध्य जाति ने कुषाणों को नष्ट किया था, कुषाणों को समाप्त किया था। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपके सामने ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, गंगानगर, क्योंकि ऑप्शन में तो यही दे रखा है, गंगानगर। ठीक है, चलिए शाबाश। हाँ, अगला देखिए, अगला है बीकानेर के महाराजा रायसिंह गद्दी पर कब बैठे? बहुत यूनिक सा क्वेश्चन, बताइए। इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, बताइएगा फटाफट, इसका आंसर क्या होगा? बताइए, बताइए, महाराजा रायसिंह गद्दी पर कब बैठे? देखिए, कौन है महाराजा रायसिंह? महाराजा रायसिंह, महाराजा रायसिंह को भी आप पढ़ सकते हैं आराम से, सन से कोई दिक्कत नहीं है। 1541, 1570, 1572 से 74, 1574, 1583, 1589 और 1612। ये बस सन और बस कहानी कंप्लीट किसकी? महाराजा रायसिंह की। ऐसा क्या हुआ? देखिए, 1541 के अंदर तो इनका जन्म है। 1570 में ये अपने पिता के साथ गए थे नागौर दरबार, जहां से अकबर इनको आगरा लेकर चला गया था। 1572 और 74 के अंदर इसको मारवाड़ का सूबेदार बनाया गया था। 1574 के अंदर इनका राज्य अभिषेक हुआ और ये बीकानेर के राजा बने। 1583 के अंदर इन्होंने दत्तानी का युद्ध लड़ा था। 1589 के अंदर इन्होंने जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया था और 1612 के अंदर इनकी मृत्यु हो गई। कंप्लीट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर है आपके सामने सी इज करेक्ट आंसर, 1574। ठीक है, तो शासक पढ़ें तो इस प्रकार से थोड़ा पढ़ने का प्रयास करें ताकि चीजें जो है वो आपके माइंड में रहे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित चौहान शासकों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर को चुनिए। सही उत्तर को चुनना है, चुनिए इनमें से। हाँ, बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बताइए। हाँ, मिस अवस्थी, हाँ बताइए।
बताइए भाई। इसमें दे रखे हैं आपके अजमेर के चौहान। अजमेर के चौहानों की श्रृंखला जहां से शुरू होती है वो है अजयराज। अजयराज के बाद में अजयराज का पुत्र बनता है अरुणाराज। अरुणाराज के बाद में अरुणाराज की हत्या करता है इसी का पुत्र, जिसका नाम है जगदेव या जगपति देव। जगपति देव के बाद में अरुणाराज का दूसरा पुत्र राजा बनता है जिसका नाम है विग्रराज चतुर्थ। यही तो बनता है। हम्म। हाँ, अब तो लगभग आंसर हो ही गया है। वे अजमेर के प्रथम चौहान अजयराज है और लास्ट कौन है? आप कहेंगे पृथ्वीराज तृतीय। बोले तो राय पिथौरा कौन है? पृथ्वीराज तृतीय तो है, ये तृतीय। देख लीजिए। अच्छा, इनमें से ठीक है, आगे भी देखिए। तो विग्रह चतुर्थ बने। पहले है आपके अजयराज। अजयराज के बाद में है उनके पुत्र अरुणाराज। अरुणाराज की हत्या की थी उनके पुत्र जगदेव यानी जगपति देव, ये बने। उसके बाद में कौन बने? विग्रह चतुर्थ। विग्रह चतुर्थी तो बने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। और विग्रह चतुर्थ के बाद में अपर गांगे। अपर गांगे, अपर गांगे के बाद में फिर बने आपके पृथ्वीराज सेकंड। पृथ्वीराज सेकंड निसंतान मृत्यु हो गई, इसीलिए इसके बाद में बने थे सोमेश्वर। और सोमेश्वर के बाद में सोमेश्वर का पुत्र पृथ्वीराज तृतीय। ये लो, अब क्रम है पूरा आपके सामने। इनमें से सबसे पहले देख लीजिए, 3 नंबर विग्रहराज आ जाएगा। विग्रहराज के बाद में है पृथ्वीराज। पृथ्वीराज के बाद में है सोमेश्वर। सोमेश्वर के बाद में है पृथ्वीराज तृतीय। 3241, 3241 ऑप्शन नंबर सी। और आप देखेंगे कि लगभग एग्जाम के अंदर इस प्रकार का फैक्ट जरूर पूछा जाता है, यानी कि चाहे आपके चौहान हो, चाहे राठौड़ हो, चाहे आपके मेवाड़ के अंदर हो, या फिर आपके कछावा शासक हो या बीकानेर के शासक हो, इनमें से 4 शासकों के नाम दिए जाते हैं और आपको पूछा जाता है कि दिए गए